चाहे सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान, इन दोनों संस्थानों में महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की जो बात कही जाती है, उन सभी से संबंधित प्रावधानों के बारे में हम अवगत हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ती हुई छात्रा के लिए या छात्राओं के लिए किसी मातृत्व अवकाश की बात या इसकी चर्चा या इसका प्रावधान किया गया है या नहीं? आज के सेशन में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि मैटरनिटी लीव को लेकर विश्वविद्यालय के संबंध में छात्राओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और मैटरनिटी लीव किन किन कोर्सों में अवेल की जा सकती है। दृश्य आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश के क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर देखेंगे, खबर के बाद यह चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे विश्वविद्यालय में मातृत्व अवकाश को लेकर कौन कौन से प्रावधान हैं और हालिया मामला क्या है। इसके बाद भारतीय संविधान में मातृत्व अवकाश के बारे में कहां कहां चर्चा की गई है और क्या भारतीय संविधान में इस बारे में चर्चा की गई है या नहीं। इसके बाद समझेंगे कि मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले क्या बातें कही हैं और कौन कौन से वाद निकलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। इसके बाद एमफिल या पीएचडी या अन्य कोर्सेज के लिए मैटरनिटी लीव की बात कही गई है या नहीं। फिर आज के सेशन पर आधारित प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आपको एक और जवाब देना है कि यह जो पूरा विषय है यह जीएस पेपर या सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। इसके अलावा आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, यह सूचना है आईएएस मेंस कोर्स को लेकर, यानी दृष्टि ने आईएएस मेंस कोर्स को लॉन्च किया है जो कि ऑनलाइन मोड में है, जिस पर एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं और आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और मेंस के लेवल पर जो भी कोर्स यह है जो दृष्टि लर्निंग ऐप पर संचालित किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर। द इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर प्रकाशित की गई है। खबर क्या है? What are provisions for university students to take maternity leave? यानी विश्वविद्यालय में जो महिला छात्राएं पढ़ती हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव का क्या प्रावधान किया गया है। बात करें यदि हम चर्चा के संदर्भ में कि यह सुर्खियों में क्यों आ गया है यह विषय, यह मुद्दा, तो दरअसल अभी हाल ही में मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसकी एक छात्रा ने जो कि एमएट का एग्जाम दे रही, उन्होंने एक याचिका दायर की है कहां पर? दिल्ली उच्च न्यायालय में। और इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है और सुनवाई के बाद उन्होंने कहा है, यानी विश्वविद्यालय को उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा मातृत्व अवकाश से इनकार जो किया गया है यह इनकार नहीं किया जाना चाहिए यदि महिला अपना 80% उपस्थिति थ्योरी क्लासेस में दे रही है और कम से कम लीव्स अप्लाई करने की बात कर रही है तो विश्वविद्यालय को इसका प्रावधान यहाँ करना चाहिए। यानी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय को उचित कदम उठाने की बात दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नागरिकों को उनके शिक्षा के अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता के प्रयोग के अधिकार के बीच चयन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। छात्रा ने मातृत्व अवकाश के बाद थ्योरी क्लासेस में न्यूनतम 80% उपस्थिति के मानदंड को पूरा करने की बात कही है कि वे ऐसा कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें मात्र 59 डेज की लीव चाहिए और ये लीव वे मांग रही हैं किससे? विश्वविद्यालय से। अब यदि हम बात करें इस वजह से ये मामला चर्चा में आ गया है तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या विश्वविद्यालय के छात्रों को या छात्राओं को, क्योंकि यहाँ पर हम छात्राओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो छात्राओं को मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव की फैसिलिटी दी जाती है। यदि इस हालिया मामले की चर्चा करें तो यह मामला है रेणुका बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य, जिसमें इन्होंने अपने मास्टर ऑफ एजुकेशन कार्यक्रम या इस पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिए बात कही कि वे इसमें 80% उपस्थित रहेंगी थ्योरी क्लासेस में और उन्हें मात्र 59 डेज की लीव चाहिए है। तो इस संदर्भ में शायद विश्वविद्यालय ने लीव देने से इन्हें इनकार कर दिया था या यह कहा होगा कि उपस्थित नहीं हो पाएंगी इसलिए इस परीक्षा में शामिल नहीं हो। इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने 59 दिनों के मातृत्व अवकाश का अनुरोध किया था। यदि छुट्टी को थ्योरी क्लासेस के तहत माना जाता है तब भी वह 80% उपस्थिति मानदंड को पूरा कर सकती हैं। यह बात उन्होंने अपनी
स्पष्ट रूप से किसमें, हाई कोर्ट में कही है। इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को शिक्षा के अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरीके से उस महिला का निर्णय है कि वह किसका चुनाव करती है। इसमें हाईकोर्ट ने एक और बात कही कि हम यदि बात करें हमारे समाज में वर्तमान स्थिति को लेकर, तो एक पुरुष अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करते हुए अपने पितृत्व का आनंद ले सकता है, लेकिन यदि महिला के संदर्भ में हम बात करें तो यह महिला की पसंद का मामला नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला को अनिवार्य रूप से अपनी पसंद से नहीं बल्कि प्रकृति की इच्छा से गर्भावस्था से पहले और बाद की देखभाल से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि जो संस्थाएं हैं वे इस बात का ख्याल रखें कि महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को ध्यान में रखा जाए। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने अन्य कुछ बातें भी कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय को छात्र के आवेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश किसने दिए हैं? दिल्ली हाई कोर्ट। अदालत ने यह भी कहा कि अगर छात्रा अपनी छुट्टी के दौरान किसी भी थ्योरी क्लासेस को छोड़ती है तो उन्हें विशेष मामले के रूप में हमेशा उनकी जो क्लासेस है उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट का एक बेहतर फैसला आप मान सकते हैं एक महिला के संदर्भ में। लेकिन यहाँ जरूरी यह भी है कि हम जाने कि हाईकोर्ट ने यह जो फैसला दिया है ये किस संदर्भ में दिया है, क्योंकि एमएड जो एजुकेशन है या एमएड जो कोर्स है उसके लिए अलग यहाँ पर एक संस्थान है जो कार्य करती है, जबकि एमफिल या पीएचडी की यदि हम बात करें तो इसके लिए एक अलग संस्था कार्य करती है। तो ऐसे में हालिया जो मामला है उसमें अदालत ने स्पष्ट रूप से क्या कहा है यह हम आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान में इससे जुड़े कौन कौन से अनुच्छेद या प्रावधान किए गए हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले सितंबर 1949 की बात करें, सितंबर 1949 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान में समवर्ती सूची में जो कि उस समय मौजूद थी उसमें एक 26 प्रविष्टि थी। इस 26 प्रविष्टि को प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने एक संविधान संशोधन पेश किया था और इन्होंने इस संशोधन को पेश करते हुए कहा था कि अब उसमें क्या क्या मामले शामिल थे, कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, इससे संबंधित कुछ मामले शामिल थे। तो उन्होंने इन्हें बढ़ाने के लिए बात कही थी और इन्हें अब भारतीय संविधान में जो प्रावधान या जो संशोधन उन्होंने पेश किए थे अब उन्हें शामिल कर लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अब क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान में लिखा है कि काम की शर्तों, भविष्य निधि, नियोक्ता, देयता, श्रमिकों के मुआवजे, अमान्यता और वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ सहित श्रमिकों के कल्याण की बात भारतीय संविधान में अब शामिल कही गई है। तो ध्यान रखिएगा इसमें मातृत्व लाभ की बात भी कही गई है, यानी भारतीय संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। याद रखिएगा कहां पर, यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें संशोधन की बात किसने कही थी। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 भी इस बारे में चर्चा करता है। 42 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या कहा गया है? राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। वैसे में भी यहाँ पर भी मातृत्व राहत की बात या मैटरनिटी लीव की बात कही गई है। अब यहाँ पर हमने चर्चा कर ली कि भारतीय संविधान में कहाँ चर्चा की गई है। अब आइए जानते हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कौन कौन से मामले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कौन कौन से निर्णय दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2009 के सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले के संदर्भ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रजनन विकल्प एक महिला के निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार में निहित है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कह दिया, इसका मतलब यह है कि एक बड़ा अधिकार है जो महिला को यहाँ प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला का प्रजनन विकल्प चुनने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही एक आयाम माना जाएगा। यह कहा था किसमें? वर्ष 2009 के सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक महिला की निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इस बात पर गौर फरमाना चाहिए कि वह व्यक्ति यानी वह महिला ही डिसाइड करेगी कि उसे कब प्रजनन करना है, यानी प्रजनन विकल्पों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रजनन अधिकारों की व्याख्या भी की थी, यानी केवल एक महिला के द्वारा शिशु को जन्म देना ही प्रजनन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा
कि गर्भावस्था को अपनी पूर्ण अवधि तक ले जाना, यानी 9 माह। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने और बाद में बच्चों को पालने के लिए एक महिला का अधिकार प्रजनन अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह बात किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट ने। ध्यान रखिएगा, प्रजनन के अधिकारों की व्याख्या कब हुई थी? वर्ष 2009 के सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है तथ्य, आप कहीं भी इसे कोट कर सकते हैं, किसी आंसर राइटिंग में भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और मामला था वर्ष 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में। इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसमें किसी भी व्यक्ति की गरिमा या जीवन की बात या जीवन जीने की बात कही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य को नागरिकों की निर्णय लेने की क्षमता की रक्षा करनी चाहिए, जिसमें नागरिक में एक महिला भी शामिल है, एक पुरुष भी शामिल है और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति और बच्चे भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो नागरिकों की निर्णय लेने की यहाँ पर क्षमता की रक्षा करने की बात किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि अनुच्छेद 21 के अर्थ में जीवन भौतिक शरीर की अखंडता तक ही सीमित नहीं है, किसी के अस्तित्व को उसके पूर्ण अर्थों में समझना भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जीवन जीने के लिए उसके संरक्षण की भी बात इस पूरे वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो कहीं ना कहीं महिला के जीवन केवल भौतिक ही नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व और उसके पूर्ण निर्णय की बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही है। यह अर्थ इससे निकलकर बाहर सामने आता है। इसके अलावा एक और मामला है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला। इस मामले में भी कामगारों के अधिकारों पर विचार किया गया था और कामगारों के अधिकारों पर विचार करते हुए कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी, जिसमें मातृत्व राहत या मातृत्व अवकाश की बात निकलकर बाहर आई थी। अनुच्छेद 21 के तहत ही मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को डीपीएसपी से अपनी जीवन सांस मिलती है, यह इसमें कहा गया था इस वाद में। और आगे क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि कुछ मामले हैं जहां पर इसके बारे में सोचना चाहिए और इन मामलों में या इनका प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसमें क्या कहा गया है कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ बच्चों को स्वस्थ तरीके से और अपनी स्वतंत्रता और गरिमा, शैक्षिक सुविधाओं, काम की न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियों या स्थितियों में विकसित करने के अवसर और सुविधाएं, साथ ही मातृत्व राहत की बात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ये सभी वाद अपने आप में मातृत्व लाभ या मातृत्व राहत की बात करते। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में इस संदर्भ में चर्चा की है। इसके अलावा यह बात भी निकलकर सामने आती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 और यूजीसी द्वारा जारी 2021 के परिपत्र में भी महिला उम्मीदवारों के लिए मातृत्व या शिशु देखभाल अवकाश देने के प्रावधान किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं यूजीसी ने ये प्रावधान किए हैं, लेकिन अब बात आती है कि यूजीसी ने किन कोर्सेज के लिए यह बात कही है। तो आइए यह भी जान लेते हैं, अन्य कोर्सेज के संदर्भ में समझते हैं, अन्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में समझते हैं। दरअसल 2021 में यूजीसी ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उसने कहा था, जिसमें एमफिल या पीएचडी पाठ्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक एक बार महिला छात्रों को या महिला छात्राओं को मातृत्व या चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान करने के लिए यूजीसी विनियम 2016 में प्रावधान शामिल किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रावधान शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा यह भी इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, बाहर उन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित संस्थान संबद्ध कॉलेजों में नामांकित महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश देने के संबंध में उचित नियम मानदंड तैयार करें। इसमें यूजीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है। अब ध्यान रखिएगा किस संदर्भ में, एमफिल और पीएचडी के संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। क्यों कही गई हैं इसके संदर्भ में? क्योंकि इनके कोर्सेज 5 से 6 वर्षों तक के भी होते हैं। तो जब इतनी बड़ी अवधि या इतनी समयावधि तक के कोर्स हैं, ऐसे में हो सकता है ये चॉइस का मामला है, कोई महिला ऐसी स्थिति से गुजरे, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए मातृत्व अवकाश की बात यूजीसी ने कही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यूजीसी द्वारा जारी याचिकाकर्ता द्वारा जारी सर्कुलर का वर्तमान मामले के तथ्यों के तहत सीधा आवेदन नहीं होगा, यह भी हाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है ये मामला केवल बड़े बड़े कोर्सेज पे अलाउ हो सकता है। यूजीसी द्वारा जो भी सर्कुलर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये केवल उन कोर्सेज के लिए जारी किए गए हैं जिनकी अवधि इतनी अधिक है, जबकि एमएड मात्र 2 वर्ष का है। तो ऐसे में 2 वर्ष की अवधि में
इस मामले को पूरी तरीके से इसी के अनुसार लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि महिला मात्र 59 डेज की ही लीव मांग रही है और अपनी जो थ्योरी क्लासेस है उसमें 80% की उपस्थिति की बात कर रही है, ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से कहा है कि इस बात पर विचार करना चाहिए और एक बार फिर से अपने मामले पर जो भी निर्णय उसने दिया है उस पर उसे विचार करना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक एमएड पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 और इसके तहत बनाए गए एक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियमन 2014 के प्रावधानों के द्वारा शासित होता है। ऐसे में जरूरी क्या है कि अब इसके जरिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उन पर चर्चा किया जाना चाहिए और उन पर ही विचार किया जाना चाहिए और इन पर विचार करने के बाद ही ध्यान रखना चाहिए क्या अब महिला को इतना अवकाश दिया जा सकता है या नहीं। ये तो हमने बात की अन्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं एमएड पाठ्यक्रम के बारे में कि आखिर यह क्या होता है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में आ गया है तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल एनसीटीई अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए पारित किया गया था और इसे पारित करने के बाद क्या किया गया, एक यहाँ पर संस्था बनाई गई। उस संस्था के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस अधिनियम को क्यों लाया गया था, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की बात क्यों कही गई थी। क्योंकि इसका उद्देश्य था कि पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त किया जाए। पूरे देश में जो भी इंस्टीट्यूशन है शिक्षा से संबंधित है या जो शिक्षकों से संबंधित है, इनकी शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, उनके विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी भारत की शिक्षा प्रणाली को बेहतर किया जा सकता है। इनके प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए और किस लेवल तक इन्हें सिखाए जाने की जरूरत है, पूरे भारत के लेवल पर इसकी बात कही गई थी। जिसमें यह अधिनियम 2014 जो है ये अभी लाया गया था, यह भारत में शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित करता है और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना भी करता है और इस परिषद के जरिए ही क्या की जाती है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को नियंत्रित किया जाता है और इसकी देखरेख भी यह परिषद ही करता है। और इसी परिषद के माध्यम से ही परिषद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और जो भी शिक्षक इसमें शामिल हैं, जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं इस पूरी संस्था के अंतर्गत, उनके अवकाशों के बारे में भी बात कही गई है। ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनसे संबंधित जो भी सदस्य हैं, इन सभी के अवकाशों के बारे में इसके अंतर्गत बात कही गई है, लेकिन इसमें छात्रों के या छात्राओं के मातृत्व अवकाश लेने के लिए कोई विशेष प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। इसी वजह से छात्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह पूरा मामला या कहें याचिका दायर की थी और इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में विश्वविद्यालय को एक सर्कुलर भी जारी किया कि विश्वविद्यालय को एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी थ्योरी क्लासेस में अटेंडेंस ठीक होगी, औसत से ज्यादा अच्छी मानी जा सकती है इसे। तो ये देखा हमने पूरा टॉपिक। अब आइए देखते हैं आज के टॉपिक पर आधारित प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में समवर्ती सूची की मौजूदा प्रविष्टि 26 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक संशोधन पेश किया था। दूसरा, एमएड पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 द्वारा निर्देशित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।